हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग सबको। और जो पढ़ा है ना अब तक उसमें से बताना, त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या, जल्दी जल्दी बताओ, त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या होता है? आंसर करना जरूरी सबको। हेतुलिंग, औषध, और स्कंद त्रय क्या होता है? स्कंद त्रय, हेतु दोष, द्रव्य। ठीक है। आरोग्य का मूल कौन है? आरोग्य का मूल कौन है? यस, आरोग्य का मूल कौन? जल्दी बताओ, आरोग्य का मूल। पुरुषार्थ चतुष्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चलो, चरक अनुसार कुल कितने गुण हैं? चरक अनुसार कुल कितने गुण हैं? 41। और योगेंद्रनाथ सेन के अनुसार, योगेंद्रनाथ सेन, चरकोपस्कार टीका चरक संहिता पर लिखी हुई, कितने? 42। अष्टांग हृदय के अनुसार गुण कितने? 20, जो गुरुवादी है वही। और अष्टांग संग्रह के अनुसार, अष्टांग संग्रह के अनुसार कितने गुण? 27। 20 गुरुवादी, 5 शब्दादि, वैवाही और विकास। वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण कितने? वैश्विक दर्शन के अनुसार कितने गुण? 17। आंसर सबको करना है भाई। और न्याय दर्शन के अनुसार गुण, न्याय दर्शन के अनुसार 24। ठीक है। चक्रपाणी के अनुसार या बिना चक्रपाणी भी पूछे, सामान्य गुण कितने होते हैं? सामान्य गुण, सामान्य गुण 30। 20 गुरुवादी प्लस 10 परादी। ठीक है। अनुबंध चतुष्ट क्या होता है बाबू? अनुबंध चतुष्ट, अनुबंध चतुष्ट क्या होता है? क्या होता है? जल्दी आंसर करो। अनुबंध चतुष्ट, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। चरक संहिता के सूत्र स्थान में कुल कितने चतुष्क हैं? चरक संहिता के सूत्र स्थान में कुल कितने चतुष्क? कितने? 7। कितने चतुष्क हैं? 7 चतुष्क। चरक संहिता के सूत्र स्थान में कुल कितनी संभाषा हुई? चरक संहिता के सूत्र स्थान में कुल कितनी संभाषा हुई? जल्दी जल्दी आंसर करना। कितनी? 4। ये जो 7 बोल रहे हैं ना, ये सही नहीं सुन रहे। मैं सिर्फ सूत्र स्थान में पूछ रहा हूं। चरक संहिता में कुल संभाषा है 7, तो सूत्र में तो 4 ही है, पहले में, 12वें में, 25वें में, 26वें में। ठीक है। आचार्य चरक का काल, आचार्य चरक का काल कौन सी शताब्दी क्या है? आचार्य चरक का काल बताओ, बोलो बोलो, कौन सा? दूसरी शती ईसा पूर्व, है ना। और आचार्य अग्निवेश का काल, आचार्य अग्निवेश का काल 1000 ईसा। चरक के पिताजी का नाम क्या था? चरक के पिताजी का नाम विशुद्ध। और चरक किसके शिष्य थे? चरक किसके शिष्य थे? किसके? वैशंपायन के। ठीक। चलो, अब मैं लाइन बोल रहा हूं, बताना। अच्छा, पहले ये बताओ,
कार्य द्रव्य कितने होते हैं? कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? चेतन और अचेतन। और कारण द्रव्य कितने होते हैं? कारण द्रव्य 9। 5 महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। ठीक है, अब सुनना आगे। गुण के संदर्भ में, मतलब जो गुण अपन ने पढ़ा षड पदार्थों में, उससे रिलेवेंट गुण की एक एक, कोई भी गुण के बारे में कोई भी एक एक बात सब लिखेंगे। जैसे मैं बताता हूं पहला कि गुण द्रव्य में समवाय संबंध से आश्रित रहता है, ये एक मैंने बता दिया। अगला आप बताओ, रैंडम सब बताओगे तो सारी चीजें आ जाएगी। गुण नियत होता है, ठीक है। गुण निश्चेष्ट होता है, गुण नित्य होता है, गुण गुण रहित होता है। आ गया ना? हाँ, तो निश्चेष्ट, निर्गुण, नियत, नित्य और द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। कौन? गुण। ठीक है, आगे सुनना। सामान्य के कितने भेद होते हैं? सामान्य के भेद 3। कौन कौन से? द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। और विशेष के भी कितने भेद होते हैं? 3। ठीक। प्रवृत्तिर उभ्यस्य तु, प्रवृत्तिर उभ्यस्य तु, ऐसा किसके लिए आया षड पदार्थ में से? प्रवृत्तिर उभ्यस्य तु, ऐसा षड पदार्थों में से किसके लिए आया? सामान्य और विशेष के लिए। हाँ, सामान्य और विशेष के लिए। उग्र तपा किसका पर्याय था? उग्र तपा किसका पर्याय था? भारद्वाज का। चरक संहिता की प्रथम संभाषा में कुल कितने ऋषि थे? चरक संहिता की प्रथम संभाषा में कुल कितने ऋषि थे? कितने थे बाबू? 53। वाग्भट के अनुसार स्कंद त्रय क्या होते हैं? वाग्भट के अनुसार स्कंद त्रय क्या होते हैं? वाग्भट के अनुसार, वाग्भट के अनुसार स्कंद त्रय क्या होते हैं? हेतुलिंग औषध, क्योंकि वो त्रिस्कंद और स्कंद त्रय दोनों ही किसको बोलता है? हेतुलिंग औषध को बोलता है। ठीक है। ज्ञान के देवता कितने? ज्ञान के देवता कितने? 8। और आचार्य चरक ने हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु का वर्णन कहां किया है? आचार्य चरक ने हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु का वर्णन कहां किया? बोलो बोलो जल्दी। चरक सूत्र 30। आचार्य चरक ने आयु का एक पर्याय चेतना अनुवृत्ति, जो कि चरक सूत्र 1 में मेंशन नहीं है, वो कहां बताया? चेतना अनुवृत्ति आयु का जो पर्याय है उसका रेफरेंस क्या है? चरक सूत्र 30। और आज एक नई बात और सुन लो चरक 30 सूत्र 30 के रेफरेंस की। जैसे वाग्भट ने क्या किया, अपना पहला चैप्टर है ना आयुष कामी, हृदय संग्रह दोनों में पहला चैप्टर उसका आयुष कामी है, चरक का दीर्घ जीवित है। तो वाग्भट ने पहले चैप्टर में ये बता दिया कि मेरी इस किताब के अंदर कितने स्थान है, कितने अध्याय है। उसको बोलते हैं संहिता की विषय वस्तु, कि इस पूरे ग्रंथ के अंदर क्या क्या है। चरक संहिता में क्या है, मतलब कितने स्थान है, कितने स्थानों में से क्या क्या अध्याय है, ये डिटेल चरक ने कहां बताई है? चरक सूत्र 30 में। तो एक नोट डाल के लिख लेना,
कि चरक संहिता की विषय वस्तु का वर्णन चरक सूत्र 30, चरक सूत्र 30 में चरक संहिता की विषय वस्तु का वर्णन कहां मिलता है? चरक सूत्र 30। नेक्स्ट सुनना, आगे अगला प्रश्न सुनना। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम हाश हेतुर डॉट डॉट डॉट। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरोगे? सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम हाश हेतुर डॉट डॉट डॉट। क्या फिल करोगे? क्या करोगे? विशेष। ठीक, इसी तरह से एक और फिल इन द ब्लैंक से आप भरना। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु डॉट डॉट डॉट। सामान्यम एकत्वकरम विशेषतु डॉट डॉट डॉट। क्या भरोगे इसमें? सामान्य एकत्वकरम विशेषस्तु डॉट डॉट डॉट। क्या भरोगे? पृथक्कृत्व, है ना, पृथकत्व कृतम। चलिए नेक्स्ट, त्रिदंड पुरुष। त्रिदंड पुरुष में त्रि क्या है? तीन चीजें क्या क्या होती हैं? त्रिदंड पुरुष में तीन चीजें क्या क्या होती है? त्रिदंड पुरुष में तीन चीजें क्या क्या? सत्व, आत्मा और शरीर। अब मेरा प्रश्न सुनना ध्यान से, जिन्होंने कल क्लास ली उनको समझ में आएगी बात। चिकित्सा का अधिकरण पुरुष कितने तत्वात्मक होता है? चिकित्सा का अधिकरण पुरुष जो होता है वो कितने तत्वात्मक होता है? षड धातुज या 6 तत्वों से युक्त। क्योंकि अगर कोई आचार्य का नाम नहीं दे तो 6 करना है, और अगर ऐसे पूछे कि चरक अनुसार चिकित्सा का अधिकरण पुरुष है तो त्रिदंड पुरुष या त्रिधातुज पुरुष, ऐसे आंसर करना। ठीक है, चलिए। कारिकावली के लेखक, कारिकावली एक किताब थी, उसके लेखक कौन थे? कारिकावली के लेखक विश्वनाथ पंचानन भट्ट। समझ गए? अब सुनो, और इसके बाद की जो बात, मैंने आपको कल द्रव्य की परिभाषाएं बताई थी। मैं एक परिभाषा बोल रहा हूं द्रव्य की, आपको ये बताना है कि ये किस आचार्य की लाइन। ठीक है? क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। इसका रेफरेंस क्या है? क्रिया गुणवत कारणम, क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। किसकी लाइन है ये? वैशेषिक दर्शन की। और सुश्रुत की क्या थी? यथा क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्य। ठीक है? और भाव प्रकाश वाली में भूत आ रहे थे, मतलब पंचानाम भूतानाम, ऐसी लाइन आ रही थी। चलिए, अब एक लाइन और है, उसको फिल करना। समवायितु निश्चेष्ट कारणम, समवायितु निश्चेष्ट कारणम डॉट डॉट डॉट। समवायितु निश्चेष्ट कारणम डॉट डॉट डॉट। क्या था? गुण, है ना? कल भी बोला था मैंने कहा था याद करना इसको, ऐसी लाइन आ सकती है, निश्चेष से पहचानना था। चलिए अब पढ़ते हैं यहां से, जहां से आज अपने को पढ़ना। कोटेशन नंबर 51 अपन ने कल पढ़ लिया था, ये वाला जो मैंने अभी आपको पूछा, और 52 आज अपन पढ़ेंगे, चरक सूत्र 1 का। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात सुन लीजिए आप। जैसे बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो पीजी की प्रिपरेशन होती है या जो नेक्स्ट की प्रिपरेशन है उसमें बहुत रटना पड़ेगा। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों को प्रॉपर समझते हैं
और उनका प्रॉपर रिवीजन करते हैं तो आपको लाइन देख के पक्का याद आएगा। उस लाइन के अंदर जो शब्द आपने समझ रखा है वो पहचान में आ जाएगा कि अरे ये तो वो है। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि पढ़ना कैसे। तो भाई जैसे है ना, आपको ये श्लोक मैंने पूरा मार्क कर रखा, तो इसको मैं समझाऊंगा अभी कि संयोगे च विभागे च क्या। अब ये समझ में आ गया, उसके बाद में श्लोक अगर एग्जाम में आएगा तो पहचान लोगे ना, अगर समझ में आ रखा होगा तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ श्लोक में कुछ टुकड़े होते हैं बहुत छोटे छोटे से, उनको याद करना होता है, पूरे श्लोक नहीं रटने हैं। और अपन कोशिश करेंगे कि कम से कम याद करना पड़े, या फिर यूं कहें कि ज्यादा से ज्यादा समझ सकें, ताकि याद करना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि याद करने के लिए कोई कंसेप्ट होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि आप आते हैं आयुर्वेद कॉलेज में और आपको बोलते हैं ये श्लोक याद कर ले, ये याद कर ले, ये याद कर ले। ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब तक दिमाग के अंदर ये बात नहीं होगी ना कि ये क्यों याद करना है, पहली बात, तब तक दिमाग उसको याद करने के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। दूसरा, अगर आपको कंसेप्चुअली उसका मीनिंग पता है तो फिर याद करना आसान है। अगर मीनिंग पता ही नहीं है तो फिर याद होगा नहीं इजीली। रटा जा सकता है लेकिन रटा वो भूल जाएंगे। जैसे बहुत सी बार आपके साथ होता है कि वो श्लोक मुझे याद तो था लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती थी, अब ये रटा हुआ है। क्यों? अगर आपको पता होता तो शुरुआत बिल्कुल पता होती 100%। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ने का तरीका चेंज करना है, पहले समझना है फिर याद करना है। यहां उल्टा चलता है क्या कि इस कॉलेज में आया बच्चा और बोले याद करो हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम। पहले उसको हिता हितम सुखम दुखम क्या है वो समझाए तो वो इजीली याद करेगा। और क्यों याद करवाना? एग्जाम के अंदर जो कॉपी चेक करते हैं टीचर्स, उनकी भी एक टेंडेंसी होती है आयुर्वेद के अंदर कि श्लोक लिखा हुआ है तो नंबर ज्यादा देते हैं। मैं ऐसा चाह रहा हूं कि अगर आपने श्लोक आधा ही लिखा या श्लोक की स्टार्टिंग लिख के डॉट डॉट कर दिया और उसका मीनिंग सही लिख दिया तो भी वही बात। सिर्फ हूबहू रटना ये तो कोई नॉलेज वाली बात नहीं है ना। तो अपन कोशिश करेंगे कि आपको बहुत कम से कम, मतलब मेरा ये मानना है कि 90% चीजें बिल्कुल समझ के याद की जा सकती, 10% चीजें ऐसी हैं जिनको समझाने के बाद में भी उनको रटना पड़ेगा। ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं बॉटनी, इसके बॉटनिकल नाम ड्रग्स के, तो उनको याद करना पड़ता। तो उसका पैटर्न क्या रहेगा कि थोड़े दिन में जैसे ही डेमो क्लास खत्म होगी उसके नेक्स्ट 5 दिन बाद में अपन द्रव्य गुण और रस शास्त्र इनका एक एक पेज चालू कर देंगे क्लास के बाद में। तो रोज डीजी की 10 ड्रग याद करेंगे और उसका रस शास्त्र का एक पेज पढ़ेंगे। समझ रहे? क्योंकि डीजी और रस जो है वो थोड़ी थोड़ी याद करें रोज तो इजीली याद हो जाती, बाकी एक साथ में सब कुछ रटना चाहे तो नहीं रटी जाती। रस तो फिर भी कंसेप्ट चले, लेकिन जो द्रव्य गुण की औषधियां उनके बॉटनिकल नाम, फैमिली, रस गुण वीर्य विपाक, उनको याद करना ही पड़ता है। और रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव और कर्म इत्यादि उनको तो फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन बॉटनिकल नाम और फैमिली के अंदर याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए पेन है, तो आपने कभी ना कभी तो याद किया होगा ना, इसको पेन बोलते हैं, इसको वॉच बोलते हैं, इसको फोन बोलते हैं। समझ रहे हैं? वैसी बात है। चलिए शुरू करते हैं 52 नंबर का कोटेशन। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म ने अन्यद अपेक्षते। दूसरा, आप में से बहुत से लोग हैं जिनको श्लोक ऐसे फ्रिक्वेंटली पढ़ने नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल तक पढ़ेंगे ना, श्लोक फ्रिक्वेंटली बोलने आने लग जाएंगे, श्लोक तोड़ कैसे है, कहाँ क्या चीज है वो भी समझ में आने लग जाएगा। जैसे यहां देखो कुछ लोग इसको कैसे पढ़ते होंगे, कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म ने अन्यद अपेक्षते। ऐसे है नहीं है क्या? कर्तव्यस्य क्रिया कर्म और कर्म ने अन्यद अपेक्षते। अब इसको समझ लो। देखो कल मैंने आपको समझाया था कि चीनी डिब्बे में रखी हुई है और उसको जीभ पर लाके रखने के लिए कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, तब जाके मधुर रस व्यक्त होगा। क्योंकि गुण खुद तो क्या है? निश्चेष्ट। तो कर्म के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो पक्की बात है कर्म क्या है? चेष्टा। और आपने एक श्लोक पढ़ा था कर्म का,
मैंने आपको पहले बताया था 2 दिन पहले की बात, प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। ये तो कर्म चेष्टा युक्त, कर्म का मतलब है कि कोई न कोई कहीं से उठकर कहीं जा रहा है, कोई ना कोई फ्लैक्चुएशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये पेन अभी इस हाथ में है और मैं चाहता हूं कि इस हाथ में आ जाए, तो इस पेन का यहां से वियोग मतलब डिस्कनेक्ट होगा और यहां कनेक्शन होगा, तब ये इस हाथ से इस हाथ में आएगा, पहली बात। लेकिन इस क्रिया के अंदर और किसी फैक्टर की जरूरत नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की नीड थी, यहां से यहां आया पेन। अब इस चीज के लिए गुण की आवश्यकता नहीं है, मतलब गुण तो डिपेंड है कर्म पे, लेकिन कर्म किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि इस हाथ से इस हाथ में पेन आया, यही क्रिया कर्म कहलाती है। संयोगे च विभागे च कारणम, इस हाथ से इस पेन का वियोग हुआ और इस हाथ में इसका संयोग हुआ, तो इस संयोग और वियोग में कारणभूत जो क्रिया रही वो कर्म, और कर्म किसी और की अपेक्षा नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ रही है? गुण और कर्म का डिफरेंस है ये। हाँ, गुण और कर्म में सिमिलरिटी क्या है कि गुण और कर्म दोनों ही द्रव्य के अंदर समवाय संबंध से स्थित होते हैं। आ रही बात समझ में? ये श्लोक जो लिखा है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, संयोग और विभाग में जो कारण है वो क्रिया कर्म है, द्रव्य में समवाय संबंध से आश्रित है। कर्तव्य से क्रिया कर्म, किए हुए कार्य को ही कर्म कहते हैं। किया हुआ कार्य का, इस हाथ से पेन को आपने इस हाथ में रखा, यही कर्म है। कर्म ने अन्यद अपेक्षते, कर्म और किसी पे डिपेंड नहीं है, और जो डिपेंड है ये वो किस चीज पे है? द्रव्य पे। तो इसने पहले लिख दिया द्रव्यमाश्रितम। यहां जो लिखा है ना कर्म ने अन्यद अपेक्षते, ये एक्चुअली में गुण के लिए लिखा है कि इसका गुण से कोई लेना देना नहीं। अब मान लीजिए पेन था, पेन नहीं होता और ये रिमोट होता, तो भी ये तो इधर से इधर आता। क्रिया अगर हुई है कौन सी कि इस हाथ से कोई चीज इस हाथ में जाएगी, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज क्या है, इसकी क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, तो ये डिपेंड नहीं है किसी और। बात समझ पाए कि नहीं पाए? जल्दी से आना, बताओ जल्दी से, जितना जल्दी बताओगे उतना ठीक से समझ में आएगा। जल्दी बोलो। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्म ने अन्यद अपेक्षित। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? एक एक टुकड़े का मीनिंग है ना, संयोग और विभाग में कारण, द्रव्य में आश्रित, और कर्तव्य से क्रिया कर्म, किए हुए कार्य को कर्म, और कर्म ने अन्य आश्रित। बात समझ में आई? अरे बोलो, 2 ही लोगों को आई क्या? इतने लोग पढ़ रहे हो भाई? वापिस समझाऊं, सुनो। ये पेन इस हाथ में, ये दूसरे में जाएगा, यहां से इसका वियोग होगा तब यहां संयोग होगा। इसके यहां से वियोग होने में और इसके इससे संयोग होने में जो कारण है वो कर्म है। ये कर्म द्रव्य में समवाय संबंध से आश्रित है। और क्या लिखता है? कर्तव्य से क्रिया कर्म, ये जो क्रिया हुई है इस हाथ से इस हाथ तक पेन के आने में, इसको कर्म कहते हैं, और कर्म किसी और चीज की अपेक्षा नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आता रहता है डॉट 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 न अन्यद अपेक्षते, कर्तव्य से क्रिया डॉट डॉट डॉट, प्रयत्न आदि डॉट 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 चेष्टितम उच्यते, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम। ऐसे इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। नेक्स्ट, यहां ऊपर गुण के लिए एक श्लोक और दिया हुआ है। इस श्लोक को समझने के लिए पहले कर्म वाला श्लोक देख लो, जो आगे वाले पेज में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ। वैश्विक दर्शन ने कर्म के लिए क्या लिखा है सुनना। एक द्रव्यम अगुणम, कर्म के लिए। कर्म क्या है? गुण रहित है। गुण कहां होगा कर्म? गुण तो द्रव्य का, वो है क्वालिटी। संयोग विभागेशु अनपेक्ष,
मतलब संयोग और विभाग में किसी और की अपेक्षा नहीं करता, वो कर्म कहलाता है, या ये कर्म का लक्षण। तो एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्षम कारणम इति कर्म लक्षण। अब आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में वैसे की लाइन पूछी जा सकती, आप खाली इससे पहचान लो। संयोग और विभाग में जो स्वतंत्र कारण है, अपेक्षी का मतलब होता है डिपेंडेंसी, अनपेक्षी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंटली जो कारण है संयोग और विभाग में, वो कौन है? कर्म। और आश्रित किस में होता है? द्रव्य में। अब द्रव्य के अंदर दो ही चीज आश्रित होती है, एक गुण और एक कर्म। और इस परिभाषा का शुरू का टुकड़ा क्या कह रहा है कि जो द्रव्य में आश्रित है लेकिन गुण नहीं है। अब मान लीजिए कि एक आदमी है, उसका नाम मोहन है, और उसके दो बच्चे हैं, एक राम और एक श्याम। तुम्हें श्याम को इंट्रोड्यूस करवाना और तुम कहो कि मोहन का पुत्र है लेकिन राम नहीं है, तो श्याम हो गया। तो द्रव्य में आश्रित है लेकिन गुण नहीं है, तो कौन है? कर्म। तो दोनों में से कोई भी टुकड़ा है, अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हैं, पक्का आंसर सही हो जाएगा, इस लाइन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पीछे आओ, क्या लिखता है? द्रव्य आश्रित मिला, संयोग विभागेषु कारणम अपेक्षम समवायी कारणम गुण। इस लाइन को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां संधि जो है ना वो आपको समझ में आनी जरूरी है। संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष, ऐसा दिख रहा होगा आप, लेकिन यहां ध्यान से देखोगे ना इसको, तो ये जो बिंदी वाला है ना, ये बिंदी, ये मैं, ये अलंत है प्लस ये है, इससे पूरा बन के क्या बन गया? अब थोड़ा समझने में कठिनाई इसलिए होगी क्योंकि इसने उल्टा प्लस उल्टा लिखा है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, वैसा लिखा है कि संयोग और विभाग में जो कारण नहीं है वो गुण है। तो संयोग और विभाग में कारण तो कर्म होता है, संयोग और विभाग में कारण गुण तो हो ही नहीं सकता। अब अगर दोनों लाइनों को आप एक साथ डायरी में लिखेंगे तो प्रॉपर समझ पाएंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। बाकी मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, व्हाट्सएप वाले में या ऐप वाले में, जिसे दोनों लाइन ऐसे तोड़ के संधि बना, मतलब संधि को तोड़ के, जिससे आपको समझ में आएगा। बेसिक मतलब ये अकारणम है, मतलब अकारण अनापेक्षी। तो अकारण अनापेक्षी का मतलब हो गया कारण की अपेक्षा रखने वाला, ऐसा मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। एक छोटा सा क्यूट सा टुकड़ा दिया हुआ है, इति उक्तम कारण। ये टुकड़ा आता है एग्जाम कि ये क्या है। चरक ने ऐसा किसके लिए कहा? चरक ने ऐसा षड पदार्थों के लिए कहा। इस लाइन का मतलब क्या है बाबू? इस लाइन का मतलब है कि अपन ने जब षड पदार्थ शुरू करे थे वहां पे क्या पढ़ा था कि उन ऋषियों को ये आयुर्वेद का ज्ञान भारद्वाज से प्राप्त हुआ, उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान से उन्होंने अमित आयु भारद्वाज ने भी जी और इन्होंने भी लंबी आयु जी, इन ऋषियों ने। इसमें कारण रहे ये सब कौन? जो अभी पढ़े अपन ने, क्या? षड पदार्थ। तो आपसे पूछा जाए कि इति उक्तम कारणम, ऐसा चरक ने किसके लिए कहा? तो षड पदार्थों के लिए। डायरी में लिखे वैसी चीज, और एक सुंदर सी डायरी खरीद लेना, ठीक। नेक्स्ट, जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट खरीदते नहीं है डायरी, ये नहीं सोचते हैं कि कॉलेजों के अंदर इतनी फीस भर देते हैं, किताबें लाने में कंजूसी काहे की? किताब, डायरी, इन चीजों में पैसे जो खर्च होते हैं ना वो कभी खराब नहीं होते। तो डायरी खरीद लेना जरूर से, कंजूसी मत करना। चलिए, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन ऐसा लिखा हुआ है, आप इसको आयुर्वेद शब्द को काट दीजिए। यह है तंत्र का प्रयोजन। तंत्र कहते हैं शास्त्र को,
ग्रंथ, शास्त्र। हालांकि आगे जाके कुछ और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सुने, तंत्र मतलब शास्त्र। मतलब इस किताब का उद्देश्य क्या है लिखने का? तो इस किताब का लिखने का एक ही उद्देश्य है, धातु साम्य। तो तंत्र का प्रयोजन हुआ धातु साम्य। अब बात को बहुत गौर से सुनिए। चरक ऐसा कहते हैं कि 3 दोष होते हैं और 7 धातुएं होती। आप अगर खाने पीने में और आहार विहार में गड़बड़ करोगे तो 3 दोष क्या हो जाएंगे? कुपित। तो निदान सेवन, कॉज से 3 दोष हुए दूषित। पहले तो ये बैलेंस थे। इन तीनों दोषों के दूषित होते ही ये दोष कहां जाते हैं? धातुओं के अंदर, और उन धातुओं को का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब धातु में विकृति उत्पन्न कर देते हैं। और जब धातुएं विकृत हो जाती है उससे रोग उत्पन्न होता है। ये चरक है। वाग्भट अंकल क्या बोलते हैं? वाग्भट कहता है कि निदान सेवन दोष विकृत और रोग। अब अगर इसको कंक्लूड करें तो सामान्य अर्थ में बात यह है, क्या? रोग उत्पत्ति चरक बराबर धातु वेशम में और वाग्भट बराबर दोष वेशम में। वेशम में का मतलब बैलेंस गड़बड़ हो जाना, विषमता उत्पन्न हो जाना। और आरोग्य की अवस्था या निरोगी होना चरक बराबर धातु साम्य और वाग्भट बराबर दोष साम्य। ये कहानी। तो रोग उत्पत्ति में और रोगों के चले जाने में, मतलब स्वस्थ होने में जो मैकेनिज्म है उसका बेस चरक ने धातुओं को माना है। धातु अगर साम्य अवस्था में है तो आप निरोगी हैं, धातु विषम है तो आप रोगी। और वाग्भट ने दोषों को माना है कि अगर दोष विषम है तो आप रोगी हैं, दोष साम्य अवस्था में तो निरोगी। आपने एक बचपन में श्लोक पढ़ा होगा, बचपन मतलब जब आप बीए में समाये, दोष साम्यम आरोग्य दोष विषम रोग। ये वाग्भट बोलते। अब चूंकि चरक के अनुसार निरोगी होने की पहली शर्त क्या है? धातु साम्य। और ये चरक संहिता अग्निवेश ने किस लिए रखी, मतलब लिखी? ताकि लोगों को निरोगी किया जा सके। तो इस तंत्र का प्रयोजन क्या हुआ? धातु साम्य। और धातुओं को साम्य अवस्था में लाने के लिए की जाने वाली क्रिया चिकित्सा कहलाई। वो सारे उपाय जिनसे विषम धातुएं साम्य अवस्था में आ जाए उसे तो चिकित्सा कहेंगे। श्लोक पढ़ो, अब समझ आएगा। कार्यम धातु साम्यम इयम उच्यते। एक वैद्य का कार्य है धातुओं को साम्य में लाना। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। दूसरी एक बात, चूंकि अभी आप इनिशियली पढ़ ही रहे हैं तो मैं समझा दूं, कभी भी हिंदी में क्या लिखा है उससे आपके एग्जाम का आंसर नहीं जाएगा, श्लोक से आंसर जाएगा। क्योंकि ये जो हिंदी है ये चरक इनकी अग्निवेश इनकी नहीं लिखी हुई, ये तो अलग अलग राइटर की टीका है, उन्होंने अपने मन से लिखी। मूल ये है, ग्रंथ ने जो लिखा है वो ये है। तो एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आएगा वो अल्टीमेटली उसको उसका सही आंसर किस बेस पे माना जाएगा? श्लोक से। श्लोक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन या आयुर्वेद का प्रयोजन, ओनली क्या लिखा है? तंत्र का प्रयोजन। और यही एग्जाम का प्रश्न कि चरक संहिता में तंत्र का प्रयोजन कहां है? तो तंत्र का प्रयोजन बाबू चरक सूत्र 1 में है, और वो क्या है? धातु साम्य। दूसरा जो आप सबको पता भी है, ये है आयुर्वेद का प्रयोजन चरक सूत्र 30 में, और ये वही श्लोक है
जो तुम्हें बचपन में मार मार के सिखाया जाता था फर्स्ट ईयर में, क्या? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। तो आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षणा और आतुर के विकार का शमन। तंत्र का प्रयोजन है धातु साम्य। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच लगाई जाए तो दोनों का एक ही मीनिंग है, लेकिन यहां अपन प्रैक्टिकल के लिए नहीं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो तंत्र का प्रयोजन पूछे तो धातु साम्य करना है और चरक सूत्र 1 करना है, और आयुर्वेद का प्रयोजन पूछे तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार प्रशमन चरक सूत्र 30 करना है। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट, रोगों के त्रिविध कारण। रेफरेंस आता है कि त्रिविध हेतु रोगों के कहां बताए गए, चरक सूत्र 1 में। और आपने वाग्भट अगर पढ़ी है तो वहां पढ़ा होगा, ऐसात्म विंध्या सहयोग, है ना, प्रज्ञापराध पढ़ा होगा ना ऐसा, और परिणाम यानी काल, वही यहां लिखे हुए हैं। वाग्भट ने इसी को देख के लिखा है। लिखा काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या नैचय अति। देखो एक तो क्या लिखा है, मिथ्या योग, एक लिखा है न मतलब अयोग, और एक लिखा है अति मतलब अति योग। किस चीज का? काल। तो एक फैक्टर तो हो गया काल, तो जो वाग्भट वाला सीक्वेंस है उससे लिख रहा हूं, तीसरा फैक्टर जो कारण है वो काल। अब दूसरा और पहला क्या? दूसरा बुद्धि, बुद्धि का मिथ्या योग अयोग अति योग क्या कहलाता है? प्रज्ञापराध। और पहला है इंद्रियों से संबंधित, इसको अपन बोलते हैं असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग। तो असात्म इंद्रिया संयोग, प्रज्ञा अपराध और काल या परिणाम बोलते हैं जिसको, ये त्रिविध रोग हेतु। एक बेसिक डिफरेंस चाहो तो लिख सकते हो। चरक ने तो इनका मिथ्या योग, अयोग और अति योग माना है। वाग्भट ने अयोग नहीं मानकर इसकी जगह पर हीन योग शब्द का प्रयोग किया। बाकी मिथ्या योग अति योग वैसे ही माने, तो अयोग के स्थान पर हीन योग शब्द किसने बोला है? वाग्भट। उसने कहा कि कंप्लीटली अयोग तो कैसे हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, मतलब वाग्भट का क्या होगा? मिथ्या योग, हीन योग, अति योग। और लास्ट में जो रेफरेंस लिखा हुआ है त्रिविध हेतु संग्रह, ये टुकड़ा आता है यूं का यूं, चरक संहिता में त्रिविध हेतु संग्रह कहां? तो यही चरक सूत्र 1 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो ऊपर ही ऊपर एक श्लोक दिया हुआ है, सुश्रुत का है ये, संक्षेप क्रिया योगो निदान परिवर्जन। रेफरेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सुश्रुत उत्तर तंत्र 1, और इसको बोलते हैं निदान परिवर्जन चिकित्सा। ये सुश्रुत की देन है। कोई भी रोग हो उसकी पहली चिकित्सा हमेशा निदान परिवर्जन ही होती। कॉज को ट्रीट करना या कॉज जो है उसका इंटेक बंद करना, ये निदान परिवर्जन। जैसे जिस चीज से आपको बीमारी हुई है, सबसे पहले क्या करना है? उस अपत्य चीज को स्टॉप करना है, ये पहली चिकित्सा। तो निदान परिवर्जन, निदान मतलब कॉज, परिवर्जन वर्जित, परि मतलब चारों तरफ से, हर तरह से निदान को या निदान के संपर्क में आना, ये निदान परिवर्जन। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से। एलर्जेंस, जिनको भी एलर्जी होती है किसी भी चीज से, डॉक्टर क्या बोलते हैं? आप उस चीज से दूर रहिए। जिस भी चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उसका त्याग करो। जैसे कुछ लोगों को चावल खाने से, कुछ को गेहूं से, किसी को दूध से, किसी को डस्ट से, किसी को पोलन से, किसी को ठंडा और गर्म टेम्परेचर एकदम से फ्लैक्चुएट होता है तो उससे। तो डॉक्टर क्या बोलता है? अब एलर्जी टेस्ट होते हैं, उसमें वो पता करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों से एलर्जी है, तो फिर वो लिख के देते हैं। कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से एलर्जी होती है। तो
बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि आप जो रोग का हेतु है उससे दूर रहिए। ठीक, अब आगे सुख दुख के हेतु। देखो सुख दुख, ये जो अपने व्यवहारिक जीवन में जिनको अपन सुख दुख बोलते हैं, उनसे चिकित्सा ग्रंथ के सुख दुख थोड़े अलग है। चिकित्सा के हिसाब से सुख का मतलब है कि आप शारीरिक रूप से सही है, बीमार नहीं है, निरोग है। तो रोग रहित होना सुख है और रोग युक्त होना दुख है। अब ये कह रहा है रोग होने के 3 कारण हैं। अब रोग होने के 3 कारण वही है, सात विद्या, संयोग, प्रज्ञा, अपराध, परिणाम, या यूं कह दो अति योग, अयोग और मिथ्या योग। सुखी होने का सिर्फ एक ही कारण है, समयोग। तो लिखा शरीर सत्व संज्ञकम च व्याधि नाम आश्रय मत है। शारीरिक और सत्व मतलब मानसिक। रोगों के 2 आश्रय होते हैं, या तो रोग दिमाग में मतलब मन में, या शरीर में। व्याधि के 2 ही आश्रय, शरीर और मन। और कहता है सुखों के भी 2 ही आश्रय हैं, या तो आप शारीरिक रूप से सुखी हो सकते हैं, मानसिक रूप से हो सकते हैं, दोनों तरफ से हो सकते हैं। सुख 2 ही तरह के हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक। और कहता है योगस्तु सुखा नाम कारणम समय। समयोग सुख का एकमात्र कारण है। लिखो जरा यहां, दुख के हेतु 3, सुख का हेतु 1, और सुख दुख के हेतु 4। आई बात समझो? ये समझ गए? ये संयोग। नेक्स्ट एक सुंदर लाइन है, और इन्होंने यही क्यों लिखी उसका कारण है। इन्होंने कहा कि शरीर और मन ही बीमार होते हैं और शरीर और मन ही सुख भोगते हैं। आत्मा न तो बीमार होती है, न उसको सुख होता है, न दुख होता है। आत्मा तो सीसीटीवी कैमरा है, वो तो बस देखती रहती है कि तुम क्या क्या कर रहे हो, और उसको रिकॉर्ड करती रहती है। उसके आधार पर आपका लास्ट में सिविल स्कोर बनता है। उस सिविल के बेस पे डिसाइड होता है कि आगे आपका क्या होगा इस जन्म के बाद। निर्विकार रोग रहित है कौन? आत्मा। सत्व भूत गुणेन्द्रिय, परम सात्विक है। ठीक। और लिखता है चैतन्य कारणम, चेतनता का कारण है, नित्य है, न कभी पैदा होती है न मरती। दृष्टा पश्यति ही क्रिया, वो सभी इस चराचर जगत की जो भी क्रियाएं हैं उनकी दर्शक मात्र है। सभी क्रियाओं का दर्शक सीसीटीवी होता है कि सीसीटीवी पूरे दिन कौन आ रहा कौन जा रहा, जो भी हलचल हो। तो दृष्टा पश्यति ही क्रिया कौन? दृष्टा मतलब देखने वाला, पश्यति मतलब देखने की जो क्रियाविधि है वो। तो देखने की प्रक्रिया को करने वाला होता है, मतलब खुद कोई इन्वॉल्वमेंट आत्मा का नहीं होता। चेतनता का कारण है आत्मा। और ये जो आत्मा है ये मन और इंद्रियों से जुड़ा रहता है। यह भूत शब्द आया, भूत या शरीर के लिए, सत्व भूत गुणेन्द्रिय। और आत्मा के गुण कब व्यक्त होते हैं? जो आप पढ़ते हो ना, प्राणो प्राण निमेशनो जीवनम मनसो गति इंद्रियातम संचारम प्रेरणम धारणम चाहिए, ऐसे आप लक्षण पढ़ते हो आत्मा। ये कह रहा है आत्मा के ये लक्षण तभी आएंगे जब वो शरीर मन और इंद्रियों के साथ जुड़ जाएगी। तो ये तो आयु की परिभाषा होगी, जीवित मनुष्य हो गया। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग। तो शरीर मतलब भूत, महाभूतों से निर्मित, और इंद्रिय मतलब इंद्रिय जो एकादश इंद्रिय वो, और सत्व एकादश इंद्रियों में से ही एक है मन। तब ये गुणयुक्त होता है। बाकी निर्विकार है और शरीर और मन से डीअटैच होने के बाद में निर्गुण है और कोई इसका लक्षण नहीं होता। एक ऐसी ही लाइन चरक शारीर स्थान 4 में आती है। वहां लिखता है निर्विकार पर सर्व आत्मा, निर्विकार पर सत्व आत्मा सर्वभूता नाम निर्विशेष। अब ध्यान से सुनो, यहां लिखा है निर्विकार पर सत्व आत्मा, और आगे क्या शब्द आ रहा है? सत्व। निर्विकार पर सत्व आत्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय, और यहां है निर्विकार पर सत्व आत्मा सर्वभूता नाम। तो ऐसे याद कर लेना, सर्व वाली जो लाइन है वो शारीर स्थान की, और सत्व वाली जो है वो
सूत्र 1। ठीक, निर्विकार पर सत्व आत्मा सत्व भूत गुणेंद्र। रेफरेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दोनों ही श्लोक डायरी में लिख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ो। यहां लिखा हुआ है कोटेशन दोषों के, वायु पित्त कफश्च उक्त शारीर दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजस्तमश्च एव। लिखो चरक बराबर दोष बराबर 2, शारीरिक दोष, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोषों के पुनः 3 भेद किए, वात पित्त और कफ, और मानसिक के 2 भेद कर दिए, रज और तम। ठीक है, चलिए विमर्श में एक लाइन है शारंगर अंकल की, देख लेना उसको, क्या लिखते हैं सुनी होगी तुमने। पित पंगु कफे पंगु पंगो मल धात्व वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ये बोल रहा पित्त के भी पांव नहीं है, कफ के भी पांव नहीं है, मल और धातुओं के भी पांव नहीं है। तो पांव नहीं है तो शरीर में चलते कैसे, मतलब काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर नहीं है। शरीर में जो भी हलचल है उसका कारण ओनली और ओनली कौन है, वायु। और कहता है वायु जैसे बादलों को एक जगह पे से दूसरी जगह पे ले जाती है, और जब वायु रुकती है तो बादल वहां रुक के बरसते हैं, वैसे ही पित्त कफ मल धातुएं ये सब वायु के अधीन है, वायु इनका यान है, और वायु जहां जाके रुकती है ये वहीं पर बरस जाते हैं, मतलब वहीं पर इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका रेफरेंस पूछा जाता है शारंगर। पंगु का मतलब वही है बिना पांव वाला, जो चलने फिरने में असमर्थ। एक लाइन आपने यहां पढ़ी ये वाली, वायु पित्त कफश्च उत्तम शारीर दोष संग्रह, इसका रेफरेंस चरक। वायु पित्त कफश्च उत्तम त्रयो दोषा समासत है, ये सुश्रुत, वो सॉरी वाग्भट। इसने यहां त्रयो शब्द का यूज किया, बाकी लाइन में वात पित्त कफ ही लिखी। और सुश्रुत की जो लाइन है उसके अंदर वात पित्त और कफ नहीं आके श्लेष में आता है, तो श्लेष वाली लाइन आए तो सुश्रुत है, ओनली वात पित्त कफ हो तो चरक है, वात पित्त कफ प्लस त्रयो दोषा ऐसे लिखा हो त्रिदोषों में तो वाग्भट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। यहां से अपन पढ़ेंगे कल, आज जो पढ़ा है वो जरूर से पढ़ के आना। फिलोसफी वाला पार्ट हट गया है, अब यहाँ से रोग औषध ये सब शुरू होंगे, तो जरूर से आप क्लास कंटिन्यू करें, घबराने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। रोज का रोज पढ़ के आना जरूरी है, क्योंकि रोज का रोज पढ़ के आओगे तो ही अगली क्लास में कनेक्ट कर पाओगे, बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, कल मिलते हैं, क्लास थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी ऐप पे और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने ऑलरेडी टारगेट ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनको तो व्हाट्सएप ग्रुप में वो तो ऐड है। जिन्होंने अभी जो भी सिर्फ डेमो ले रहे हैं वो भी चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं डेमो वाले में। अगर नहीं जुड़ रखे हैं तो मैंने ऐप पे लिंक डाल रखी, या तो उस पे या जो नंबर है इस पे मेरे को मैसेज कर देना, उससे तुम अपडेट रहोगे। एक तो टाइम को लेके क्लास के, और एक रोज की जो क्लास है वो यूट्यूब पे भी डलती है, तो उसका भी लिंक थोड़ी देर में इस पे पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट होगा। ठीक, जाओ।